जब नरेंद्र मोदी की बात होती है, मतलब उनका एक एक इवेंट अगर आप देखें, ऐसा लगता है कि वो बहुत ठंडे दिमाग से डिजाइन किया गया है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये सोच करके उन्होंने डिजाइन किया है। विपक्ष में किसी भी दल के पास अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह से सोच करके काम करता हो। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय तक ये बिल्कुल एकदम बच्चे थे, यानी ट्रेनिंग भी नहीं ले पाए ये लोग। कई बार कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण अवसरों पर बहुत गलत फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले गलत लिए, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो छवि है वो लगातार खराब होती गई है और लोगों का पार्टी के बारे में परसेप्शन बहुत खराब बनता गया है। दूसरे, मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी किसी की मानते भी नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर, वो देश की अर्थव्यवस्था को और जीडीपी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप उद्योगपतियों को भी गाली देंगे? प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाने वाले हैं, आप उनसे 10 दिन पहले 15 दिन पहले अमेरिका में जाकर के बयानबाजी करें। इन्हीं की दादी ने लंदन में, वो भी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के आप ये सब करें। आईएसआई उसके पीछे है, जॉर्ज सोरोस का नाम आ गया, उनकी भी एक सहयोगी इनके साथ मीटिंग में बैठी हुई दिखाई दी। तो खुद ही अपने को और अपनी पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। केवल 29 साल की उम्र, और उसका अपराध क्या था? उसने फेसबुक पर किसी की पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था और शरद पवार की ईगो इतनी आहत हो गई, एक 29 साल की लड़की से इतना डर गए कि उसको गिरफ्तार करा दिया। कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के सबसे बड़े शुभचिंतक तो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे हुए हैं। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। टीजेडी पॉडकास्ट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में हैं आपके जाने पहचाने ओंकार चौधरी जी। आपका स्वागत है ओंकार जी। नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थोड़ी परिचर्चा करेंगे आजकल के जो राजनीतिक परिदृश्य की है। आज ही समाचार आया कि हमारे अभी जो नए नए दूल्हे बनाए गए हैं लालू जी द्वारा, उनका जो केस था डिफेमेशन के कन्विक्शन के जो दोष सिद्ध के विरुद्ध, वो डिसमिस हो गया। तो इससे जो है ये पूरी जो इस समय विपक्षी एकता की एक मुहिम चला रखी है कई लोगों ने, उस पर कोई आप अंतर पड़ता देखते हैं क्या? संजय जी, 3-4 घटनाएं हुई हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। एक तो लखनऊ, आपके पटना की बैठक के तुरंत बाद अखिलेश यादव का जाकर के केसीआर से मिलना। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का विपक्षी एकता की मुहिम से दूरी बनाना। तीसरा, मुंबई में जो घटनाक्रम हुआ है शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार का, और जिस तरीके से एनसीपी दो फाड़ हो गई है, दो फाड़ क्या, बड़ा पार्ट जो है वो उनके भतीजे की तरफ चला गया है। और चौथी घटना राहुल गांधी वाली। एक नीतीश जी की भी है, वो नीतीश जी भी डामाडोल हो रहे हैं। नीतीश जी डामाडोल हो रहे हैं, ये चर्चा इसलिए भी ज़्यादा बलवती हो गई क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उनसे जा कर के पटना में मिले। हालांकि जनता दल यू ने उसको थोड़ा सा, जब चर्चाएं ज़्यादा चल निकली तो स्पेसिफाई करने की कोशिश की कि चूँकि आजकल विधान परिषद के सदस्यों से, एमएलए से, एमपीज से मिल रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसी क्रम में हरिवंश को भी बुला करके बातचीत की गई है। लेकिन चर्चा तो चल निकली है कि जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है उसमें नीतीश बाबू फिर से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि हरिवंश नीतीश और मोदी जी के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। हालांकि जनता दल यू का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन चर्चाएं तो चल निकली हैं।
और जो ये 5वां कांड राहुल गांधी का हो गया है, गुजरात हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी याचिका को खारिज कर दिया, और केवल खारिज नहीं किया है, गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं कि जब ये केस अब सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उन टिप्पणियों की अनदेखी शायद ही कर पाए। बिल्कुल। हालांकि जो सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद से ही, इनकी याचिका खारिज होने के बाद से ही तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैंने भी एक ट्वीट किया था और उस पर जो लोगों के मैसेज आए हैं बड़े मज़ेदार हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के सबसे बड़े शुभचिंतक तो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो उनको राहत मिलेगी ही मिलेगी। मतलब लोगों को आजकल सुप्रीम कोर्ट पर इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि वहाँ तो ऐसे लोगों को राहत मिलती ही है। और एक कमेंट तो और बड़ा मज़ेदार आया कि जब तीस्ता सीतलवाड़ के लिए रात को 9 साढ़े 9 बजे कोर्ट खुल सकती है और एक ही दिन में एक ही याचिका पर 2 अलग अलग बेंचें सुनवाई कर सकती हैं, तो राहुल गांधी तो बहुत बड़ी तोप है। तो उस लिहाज से राहुल गांधी के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लोगों ने कहना शुरू किया है। लेकिन जो मूल सवाल था आपका, उस पर लौटते हैं। ये सारी घटनाएं ये शो करती हैं कि जो 2024 के मद्देनज़र इन लोगों ने एकता की मुहिम शुरू की थी, एक्चुअल में वो कितनी खोखली है। एक टिप्पणी और याद दिलाता हूँ प्रफुल्ल पटेल की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि जब मैं वहाँ गया शरद पवार साहब के साथ और सुप्रिया सुले के साथ, और मैंने सबके चेहरे देखे जितने वहाँ बैठक में मौजूद थे, तो उनमें से 7 पार्टियां और नेता ऐसे थे जिनके लोकसभा में बस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये और एक ऐसा था जिसका एक भी नहीं था जिसका एक भी नहीं। तो ये सब मिलकर के मोदी जी को हटाएंगे और हराएंगे 2024 में। तो ठीक है, उनको कवायद करनी चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग उनकी बेंगलुरु में सुनते हैं कि होने वाली है। वो तो कैंसिल हो गई। हाँ, होगी कि नहीं होगी ये भी अपने आप में डाउटफुल है। तो ये सब चलता रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग एक मूलभूत गलती ये कर रहे हैं, ये बार बार मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी समझने की गलती कर रहे हैं। और यदि आपको याद हो तो अटल जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स थी वो आउटसोर्स कर दी थी प्रमोद महाजन को। यहाँ तो आउटसोर्स होने का कोई चांस ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अटल जी के काम करने का तौर तरीका अलग था, उनका व्यक्तित्व अलग था और उनकी मजबूरियां अलग थी संजय जी। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 3 बार चीफ प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों बार वो गठबंधन दलों के एक नेता थे। मेरे विचार से एक बार तो 23 दल थे, एक बार 30 से भी ज़्यादा दल हो गए थे। तो उस दलदल में उनके हाथ कितने खुले हुए थे, किस तरह के प्रेशर में उनको काम करना पड़ रहा था और कितने अलग अलग तरह के लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ रहा था, ये अटल जी के उस एरा और उनके जो फैसले हुआ करते थे उससे हम समझ सकते हैं। ममता बनर्जी उनकी रेल मंत्री हुआ करती थी उससे पहले नीतीश कुमार हुआ करते थे। तो ये मतलब एक कहना चाहिए कि मजबूरी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी की तो मजबूरी की सरकार नहीं है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि 1984 में कांग्रेस लास्ट पार्टी थी जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। उसके बाद किसी दल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। 2014 में आकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली। अकेले भारतीय जनता पार्टी को ही 282 सीटें मिल गई थी, एनडीए को 333 सीटें मिल गई थी और 2019 में इससे भी ज़्यादा मिल गई। 303 सीटें तो अकेले भाजपा को मिल गई, 353 सीटें इनको मिल गई। हालांकि वो 353 अब घट गए क्योंकि अकाली दल अलग हो गए, शिवसेना अलग हो गई, जनता दल यू अलग हो गया, कई दल अलग हो गए। तो भी जो हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी चूँकि
बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और मजबूत इसलिए हैं कि उनको किसी दूसरे दल की तरफ देखना नहीं है फैसले लेने से पहले। तो वो इंडिपेंडेंटली फैसले ले रहे हैं और उन फैसलों का असर भी हो रहा है। तो जो एक प्रेशर टैक्टिस हुआ करती है गवर्नमेंट में, पार्टी के भीतर से भी होती है, जिन पार्टियों के साथ आप सरकार चला रहे हैं उन पार्टी के नेताओं की भी होती है। कई तरह की इच्छाएं उनकी बलवती हो जाती हैं, उनके कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है कि हम अगर सत्ता के हिस्सेदार हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो वैसा प्रेशर इनके ऊपर बिल्कुल नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी की बात होती है तो उनके कद का, जिस तरह का उनका विज़न है, जिस तरह के वो आगे की सोच करके अपने कार्यक्रम बनाते हैं और जिस तरीके से डिजाइन करते हैं कार्यक्रमों को, मतलब उनका एक एक इवेंट अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ठंडे दिमाग से डिजाइन किया गया है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये सोच करके उन्होंने डिजाइन किया है। विपक्ष में किसी भी दल के पास अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह से सोच करके काम करता हो या फैसले लेता हो या आगे के लिए अपने कार्यक्रमों को, नीतियों को, अपने इवेंट को डिज़ाइन करने की महारत रखता हो। तो वहाँ आकर के अगर हम देखें, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, और जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी, उनकी साली साहिबा, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, अनुव्रत मंडल, फिर आप महाराष्ट्र चले जाइए, बिहार चले जाइए, दिल्ली आ जाइए, आप बहुत सारे राज्यों में घूम जाएंगे, उधर केसीआर की बेटी के कविता, तो सबको एंगेज करके रखा है, सबको बिजी करके रखा है, सबको एक मैसेज दे करके रखा हुआ है कि अगर खुराफात करोगे तो फिर हम ये इशारा तो करना ही है ना, इशारा ही करना होता है, इशारा करेंगे एजेंसियों को, वो और तेज स्पीड पकड़ लेगी। तो इनको सबको भय भी इसी बात का है। और ये जो पटना में मीटिंग हो रही है या आगे जहाँ भी होगी, पहले शिमला तय हुआ, फिर बेंगलुरु तय हुआ, अब बेंगलुरु भी चला गया, जब भी मीटिंग होगी तो ये इसलिए जुट रहे हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे के कंधे पर सिर रख करके अपना मन हल्का कर सकते हैं, कैसे हम यूनाइट रहने का एक आभास और एहसास हासिल कर सकते हैं और एक दूसरे से ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं। बाकी तो शरद पवार ने कह ही दिया है, पटना मीटिंग के शामिल होने के बाद जब मुंबई पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही भाव और ऐसे ही विचार बाकी दलों के नेताओं के भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक भ्रम बनाए रखना है कि हम एकजुटता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, और एकजुटता की जो मुहिम है ये तो थोड़ी बहुत भी नहीं चली थी कि वहीं पर ये टूट फूट होने लगी। केजरीवाल बीच में ही छोड़ के चले गए थे, आपको ध्यान है, और केसीआर ने उनको अपने आप को पहले ही अलग कर लिया था। तो वही वाली बात जो मैंने आपको कही कि ये लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट करके मुझे लगता है कि अपना नुकसान ही करेंगे। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, वो तो ऐसा लगता है कि वो राजनीति ना हो के एक एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं और उनके मन में मोदी के प्रति जो घृणा है वो स्पष्ट दिखाई देती। और राजनीति में घृणा लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात करें। देखिए, कई चीज़ें हैं संजय जी जो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के बारे में। एक तो जो इनका रुतबा था, एक समय हवाई अड्डे पर जा रहे हैं तो कोई चेकिंग नहीं हो रही है, हवाई जहाज़ तक गाड़ियां जा रही हैं, और गाड़ियां वहां तक नहीं भी जा रही हैं तो भी किस तरह ठसके के साथ इन लोगों की एंट्री होती थी, वीवीआईपी का दर्जा था।
इसके अलावा जो 10 साल गुजरे हैं, भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे कहने को, पर मैं एक मजाक में कहता हूँ कि उनको कभी बताया नहीं गया कि प्राइम मिनिस्टर आप ही हैं। तो ये उनका संकट रहा। और जो वो एक सलाहकार परिषद बनी थी, पहले तो वहाँ सारी फाइलें क्लियर होकर के जाती थी, फिर फैसले होते थे, तो एक मतलब रुतबा था इस परिवार का। इनके बिना इशारे के कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, इनके बिना इशारे के उपराष्ट्रपति राज्यपाल कोई नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री ये तय करेंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री के नीचे काम करने वाले जो मंत्री हैं वो ये तय करेंगे, सारा कुछ ये लोग करते थे। और एसपी जी के अधिकारी तक ये लोग तय करते यही तय करते थे। एसपी जी के बड़े से बड़े अधिकारी इनके यहाँ जी हुजूर करते थे, इनके यहाँ हाजिरी लगाते थे। तो एक एक करके अगर आप देखें तो पावर कट होती चली गई, और पावर ही कट नहीं हुई है, इनके अपने कर्मों की वजह से कांग्रेस पार्टी का भी जनाधार जो है वो राज्य दर राज्य खिसकता चला गया। अब ये अपवाद स्वरूप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ राज्यों में सरकारें आएंगी जाएंगी, ये तो होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, बल्कि 1.5-2 दशकों में देखें, तो मुझे याद नहीं आ रहा किसी राज्य में ये कांग्रेस पार्टी ने कोई रिपीट की हो सरकार। अब जाकर के छत्तीसगढ़ को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद रिपीट हो जाए, पर किसी राज्य में इन्होंने सरकार रिपीट नहीं की। तो जो भी हालत हुई है, एक तो इस वजह से हुई है कि परिवार में कोई इंदिरा गांधी के जैसा क्लेवर का नेता पैदा नहीं हुआ। एक जो बड़ी मैं कमी मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय तक ये बिल्कुल एकदम बच्चे थे, यानी ट्रेनिंग भी नहीं ले पाए ये लोग, और ट्रेनिंग तो ठीक तरीके से राजीव गांधी की भी नहीं हुई थी। तो ये कोटरी से घिरे हुए रहे हैं, चाहे राजीव गांधी रहे हों, सोनिया गांधी रही हों, अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, ये सब कोटरी से घिरे हुए हैं। और जो इनको सलाह देने वाले हैं उनका कितना अनुभव है देश के बारे में, अर्थनीति के बारे में, रक्षा नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में उनकी कितनी समझ है, पल्स वो कितना जानते हैं पब्लिक की कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि कई बार कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण अवसरों पर बहुत गलत फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले गलत लिए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो छवि है वो लगातार खराब होती गई है और लोगों का पार्टी के बारे में परसेप्शन बहुत ख़राब बनता गया है। दूसरी बात ये है, एक तो सलाहकार जैसे भी हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। दूसरे मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी किसी की मानते भी नहीं हैं, वो अपने मन की करते हैं और कई बार बहुत अहंकार में, एरोगेंसी में, और जो आपने कहा है कुंठा, इस बात की कुंठा कि साहब प्राइम मिनिस्टर तो हमें होना चाहिए था, हमारे ख़ानदान को ही ये ऊपर से एक मेहर मिली हुई है कि राज तो इन्हीं को करना है। ये कहाँ से एक चाय वाला आ गया? पहले 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहा और अब लगातार 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और फिर देश यही कह रहा है कि 2024 में भी हम इसी को चुनेंगे, तो फिर हम किस लिए बैठे? तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी का, एंटाइटलमेंट वाला फ्रस्ट्रेशन है, ये गलतियों पर गलती करा रहा है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसी की वजह से चौकीदार चोर है, राफेल में चोरी की गई है, हजारों करोड़ रुपया, फिर उद्योगपतियों को गाली देना। जिन उद्योगपतियों पर हमें नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी संबल दे रहे हैं। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, आप अगर इजाज़त दें, आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देख लीजिए, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए, जब भी वो राजकीय यात्राओं पर जाते हैं किसी देश के, अपने यहाँ के उद्योगपतियों को साथ लेकर के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वहाँ पर उनको कारोबार के अवसर उपलब्ध हो जाए। एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई किसी देश का राष्ट्र प्रमुख आ रहा है तो थोड़ा सा और उनको सहारा मिल जाता है। यहाँ उल्टा ही हो रहा है।
अगर देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो देश की अर्थव्यवस्था को और जीडीपी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आप उद्योगपतियों को भी गाली देंगे? आप बिना समझ के विशेषज्ञ बने हुए हैं, विदेश नीति पर भी आप जो सबसे काबिल विदेश मंत्री माने जाते हैं, आप उनको भी डफर बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, यहाँ तक के हमारे वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ही, उन पर भी आप तंज कसेंगे। लेकिन देश को आप ये नहीं बताएंगे कि आपका अपना विज़न क्या है, आपका अपना कुछ तो होगा। अगर सारा कुछ खराब कर रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, तो फिर आप बताओ देश को कि आपका विज़न क्या है, वो भी नहीं बताएंगे आप। तो राहुल गांधी ने एक्चुअल में अपनी जो छवि बना ली है वो ऐसी बन गई है। एक तो सोशल मीडिया की बड़ी मेहरबानी उन पर रही है, उनको पप्पू कह करके जो है एक ऐसा तमगा दे दिया है कि दूसरे उनके अपने वक्तव्य और उनके अपने कर्म, ये सारी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाने वाले हैं, आप उनसे 10 दिन पहले 15 दिन पहले अमेरिका में जा कर के बयानबाजी करें। इन्हीं की दादी ने लंदन में, वो भी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के आप ये सब करें। आईएसआई उसके पीछे है, जॉर्ज सोरोस का नाम आ गया, उनकी भी एक सहयोगी इनके साथ मीटिंग में बैठी हुई दिखाई दी। तो खुद ही अपने को और अपनी पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्हीं की दादी से ये कुछ सीख लेते। जब वो 77 में हारी थी, लंदन की यात्रा पर गई थी, वहाँ मीडिया ने उनसे कुछ पूछ लिया था भारत के बारे में, यहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में, उनकी हार के बारे में, भारत की जेलों के बारे में पूछा था। हाँ, और उन्होंने कह दिया था कि वो भारत की समस्याएं हैं, हम भारत में बात करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन ये तो लंदन जाएं या कैलिफोर्निया जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, वाशिंगटन जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ जा कर के ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत की बदनामी करते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, मीडिया और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। मतलब किस तरह की छवि आप बना रहे हो, और किसी और की छवि नहीं बिगाड़ रहे हो, आप अपनी छवि खराब कर रहे हो। जबकि पार्लियामेंट जब भी होती है तब इनका पहला काम होता है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, और उस कारण जो है वो उससे भी छवि समाप्त होती है इनकी। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। जी जी, क्योंकि इस समय वो मामला जो है वो बिल्कुल हॉट है। तो अब ये जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद जो तथाकथित चाणक्य हमारे शरद पवार जी जो थे, उनके बारे में आप ये क्या कहेंगे कि वाकई में चाणक्य थे, या कि वहाँ के मीडिया को ख़रीद करके उन्होंने अपनी चाणक्य की छवि बना रखी थी? ऐसा क्या था, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया इतने दिनों से जो उनकी ये जो चाणक्य वाली छवि है उसको किसी भी तरह से उचित ठहराया जा सके? मैं संजय जी, जब ये पूरा कांड हुआ है तो मैंने बहुत गहन अध्ययन किया शरद पवार के कुल मिलाकर के राजनीतिक जीवन का। और 1975 में मंत्री बन गए थे, 78 में 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री भी बन गए। और मुख्यमंत्री किनके सहयोग से बने? जिनके बारे में अब ये कहते हैं कि हम उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते। जनसंघ भी थे, इनके सहयोगी उस सरकार में कुछ और लोग भी थे। वो सरकार भी टूट गई 80 में, और 80 का चुनाव, 1985 का चुनाव जब महाराष्ट्र का हुआ, इनके बिना कांग्रेस लड़ी और 2/3 बहुमत लेकर के आई, दोनों बार, माइनस शरद पवार। 1986 में राजीव गांधी इनको फिर कांग्रेस में ले आए, ये फिर मुख्यमंत्री बन गए और 1995 तक रहे। और 1990 में जो चुनाव हुए इनके नेतृत्व में, उसमें कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी नहीं आई। फुल मेजॉरिटी नहीं। तो इनके कांग्रेस में लौटने का ये फायदा हुआ कांग्रेस को कि 80 और 85 में जो ह्यूज मतलब उससे बहुमत से जीती, वो 1990 में आकर के लटक गई। अब ये कह सकते हैं जी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। बहरहाल शरद पवार का कुल मिलाकर के जो चरित्र है, वो तो एक तरीके से इनके भतीजे ने ही इनको निवस्त्र कर दिया। वो सारे इंसिडेंट बता करके, सारी घटनाएं बता करके कि 2014 में भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते थे,
फिर इनको 2017 में परम ज्ञान की प्राप्ति हुई कि फिर से भारतीय जनता पार्टी से बात करो। 2019 में भी इन्होंने प्रयास किया था, प्रफुल्ल पटेल को, अजित पवार को, जयंत पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी थी एक कमेटी बना करके कि बात करो। फिर शिंदे के शपथ ग्रहण से पहले भी इन्होंने प्रयास किया था कि हम सरकार में शामिल हो जाएं। तब बीजेपी के लीडर ने, किसी ने कहा कि आप इंदौर आओ, इंदौर बैठ करके बात करेंगे, फ़ोन पे बात नहीं होगी। तो शरद पवार कहते क्या हैं, करते क्या हैं, और मुझे तो ये लगता है कि ये सबसे बड़े अवसरवादी भी हैं, सबसे बड़े सत्ताखोर भी हैं, बिना सत्ता के ये रहने नहीं चाहते हैं। और जो कर्मकांड हुए हैं संजय जी, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से सचिन वाजे प्रकरण, परमवीर वाला मामला और अनिल देशमुख का आर्थर रोड जेल की यात्रा करना, नवाब मलिक का गिरफ्तार होना, खुद संजय राउत का 103 दिन तक जेल में रहना, ये शो करता है कि इन्होंने एक्चुअल में 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया, भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में दूसरी बार सरकार क्यों नहीं बनाने दिया, और तीनों पार्टियों का एकमेव उद्देश्य क्या था, ये साफ हो जाता है। और जितनी एरोगेंसी से इन्होंने सरकार चलाई है, जिस तरह के इन्होंने कर्मकांड किए हैं। मैं पिछले दिनों छत्रपति संभाजी नगर गया था, जो औरंगाबाद पुराना नाम है, वहाँ पर एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में वो केतकी चित्तले भी आई हुई थी, मराठी धारावाहिकों की जो अभिनेत्री है, केवल 29 साल की उम्र। और उसका अपराध क्या था, उसने फेसबुक पर किसी की पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था, और शरद पवार की ईगो इतनी आहत हो गई, एक 29 साल की लड़की से इतना डर गए कि उसको गिरफ्तार करा दिया। अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को भेज करके उसके ऊपर काली स्याही फेंकवा दी, 40 दिन तक उसकी जमानत नहीं होने दी। आप अपनी बेटी को तो प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो किसी की बेटी नहीं है जिसके साथ आप इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। और जब आप मतलब सत्ता में होते हैं तो वो कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है वो लचीला हो जाता है। तो वो सत्ता में आने के बाद आपको बहुत संतुलन साध करके, बहुत नरमी के साथ, उदारता के साथ और क्षमाशील हो करके आगे बढ़ना पड़ता है। आपको कोई गाली भी दे रहा है, आपकी कोई आलोचना भी कर रहा है, तो आपको अनदेखा करना होता है। नहीं तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाता है अगर आप इस तरह के कर्मकांड करते हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम इनका आकलन करते हैं तो नतीजे पर इस पर पहुंचते हैं कि शरद पवार का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है। इनका एकमेव सिद्धांत और विचार यही है, सत्ता से चिपके रहो। भारतीय जनता पार्टी से आपका कभी एज सच गठबंधन नहीं रहा। 2014 में जब लोकसभा चुनाव के बाद सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में झगड़ा हुआ और दोनों अलग अलग लड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें 122 आई थी जी हाँ, और शिवसेना के भी 63 सीटें आई थी। इनकी 41 आई थी शरद पवार की। तो उस समय उद्धव ठाकरे चूँकि गाल फुलाए बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका बिना शर्त वाला समर्थन एक्सेप्ट कर लिया था शरद पवार का। और शरद पवार को तो सत्ता चाहिए, भले ही बाहर से आप समर्थन दे रहे हो। वो बाद में उनको भी शायद ज्ञान की प्राप्ति हुई उद्धव ठाकरे को, तो केंद्र में भी एक मंत्री बनवाया, भारी उद्योग मंत्रालय मिल गया और वहाँ भी उनकी सरकार में शामिल हो गए। लेकिन 5 साल उद्धव ठाकरे ने गालियाँ देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। संजय राउत ने सामना का दुरुपयोग लगातार किया, उसमें नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते रहे। वो एक इतिहास की बात है। पर शरद पवार अगर 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार थे, 2017 में फिर उनको लगा कि फिर बात करनी चाहिए, 2019 में फिर उनको लगा कि बातचीत करनी चाहिए, 2022 में जब
30 जून को शपथ ग्रहण करने वाले थे एक नाथ शिंदे, तब फिर उनको लगा कि बातचीत करनी चाहिए, सरकार में शामिल होना चाहिए। क्यों? आप विपक्ष में नहीं रह सकते। अगर आप देखें तो 2014 में 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने तो शरद पवार को भी और कांग्रेस को ये कहा था ना कि आप विपक्ष में बैठिए, बाहर बैठिए, आप बाहर बैठिए, आप सत्ता में रहने के लायक नहीं है। आपने जो सरकारें चलाई हैं वो बहुत बकवास सरकारें थी, तो आप बाहर बैठिए। लेकिन जैसे जल बिन मछली होती है वैसे तड़पने लगते हैं। तो विचारधारा का कोई प्रश्न नहीं है, सवाल ये है कि मुझे सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिल सकती है, इसकी संभावना तलाश करें। तो आइए अब बात करते हैं केजरीवाल उर्फ सड़ जी। तो कट्टर ईमानदारों की, कट्टर ईमानदारों की, तो कट्टर ईमानदारों के खैर कट्टर ईमानदारी तो हवा में उड़ चुकी है। अब देखना यह है कि अब उनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो अब कैसे बनेगी, क्योंकि जो संगठित विपक्ष है उससे तो उनकी बन नहीं रही, क्योंकि उन्होंने शर्त ऐसी लगा दी थी। और आप उनकी स्थिति किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? संजय जी, 2014 में एक भी सीट इनको दिल्ली में नहीं मिली, 2019 में एक भी सीट नहीं मिली, 2014 में पंजाब में 4 सीटें मिल गई थी, 2019 में घट करके 1 रह गई। और अभी जब चीफ मिनिस्टर बन गए भगवंत मान, संगरूर वाली सीट उन्होंने खाली कर दी जो मिली थी, उसके बाद वो भी हार गए, वो सिमरनजीत सिंह मान ने जीत ली। अब जो क्रम इनका चला आ रहा है अब जाके जलंधर में इन्होंने जीती है, वो भी कांग्रेस की सीट, मतलब दिल्ली कांग्रेस से छीनी, पंजाब कांग्रेस से छीना, और अब जलंधर भी कांग्रेस से छीन ली। तो कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो ये शर्तें लगा रहे थे कांग्रेस पर, पटना की बैठक से पहले भी जिस तरह के इनके बयान आए, इनके नेताओं के बयान आए कि कांग्रेस पहले ये क्लियर करे कि साहब अध्यादेश पे वो हमारे साथ है या नहीं है, क्योंकि बाकी का सारा विपक्ष तो साथ है, पर कांग्रेस ने अभी तक भी इस पर कुछ कहा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कांग्रेस पर किसी भी तरह का प्रेशर बनाएंगे या शर्तें थोपने की कोशिश करेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कह भी दिया पटना की मीटिंग में कि हम ये कोई, मतलब उनके कहने का अंदाज ये था कि हम कोई लोंडे लफाड़ों की पार्टी नहीं है, कि जिस तरीके से आप चला रहे हैं और जिस तरह से आप सारे ये गुलगापाड़े कर रहे हैं, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हमारा एक तरीका है, जब सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तब जब विपक्षी दलों की मीटिंग होगी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, वहाँ हम बताएंगे कि भाई हम उस अध्यादेश या विधेयक का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। अभी से हम कैसे घोषणा कर दें? लेकिन नया डेवलपमेंट ये है, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली की 7 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तरफा फैसला हो गया है। इसी तरीके से उन्होंने, बल्कि सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली की तरफ ना झांके, पंजाब की तरफ ना झांके, तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ नहीं झांकेंगे। मतलब अपने को एक तरीके से कांग्रेस के समतल ला करके खड़ा करने की एक कोशिश थी, एक बारगेनिंग करने की कोशिश थी, जिसमें कांग्रेस आई नहीं। हालांकि कांग्रेस भी जानती है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कमोबेश नतीजे वैसे ही रहेंगे जैसे 2014 और 2019 में रहे हैं, क्योंकि पीएम के फेस के तौर पर राहुल गांधी को इस देश की जनता 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है, और तीसरी बार भी 2024 से पहले भी उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि उनकी लोकप्रियता 2-4 गुनी बढ़ गई हो और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 5-7 गुना जो है घट गई हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपनी भी लोकसभा सीट गंवा दी, वायनाड वाली, बंगला भी गंवा दिया, जेल जाने की नौबत आ रही है। तो वो माइनस ही हैं, और उन्होंने अपनी छवि और भी जोकर वाली ही बनाई है।
तो उस लिहाज से 2024 में भी कोई बड़ा अंतर होगा लगता नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दांव पेच चल रहे हैं उसमें नहीं लगता है कि अब वो जब विपक्षी दलों की कोई साझा मीटिंग होगी 2024 के मद्देनज़र उसमें वो शामिल भी होंगे, ऐसा लगता नहीं है। एक वो, और एक मैं थोड़ा सा डाउटफुल अब हो गया हूँ अखिलेश यादव को लेकर के। जिस तरीके से पटना की मीटिंग के बाद वो केसीआर से जाके मिले हैं और जिस तरह से उन्होंने पटना की बैठक से पहले कुछ शर्तें रखी थी, कुछ सुझाव दिए थे कि जिस राज्य में जो प्रभावी भूमिका में है उसकी अगुवाई में बाकी के सारे दल चुनाव मिल करके लड़े, यानी मेन भूमिका सबसे बड़े विपक्षी दल की हो। तो अभी तो यही तय होना बाकी है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल अखिलेश यादव का है या मायावती का है वहाँ पर, लेकिन वो ये माने बैठे हैं कि हम ही हैं। अब कांग्रेस इसको लेकर के भी राजी नहीं होगी और ना होना चाहती, ना होना चाहेगी, क्योंकि अतीत में कम से कम 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जब इस तरह के फैसले लेकर के कांग्रेस मिट्टी में मिल गई है। एक 90 के दशक में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, नेता विपक्ष थे शायद, और मुलायम सिंह यादव को उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। और उसके बाद एक नरसिम्हा राव के समय वो विवादित ढांचा गिरा, उसने रही सही कसर पूरी कर दी। तो एक तो 90 वाली वो घटना जो राजीव गांधी ने समर्थन कर दिया। नरसिम्हा राव के समय उन्होंने 1996 में बीएसपी के साथ मिलकर सिर्फ 126 सीटों पर लड़े और बाकी की 299 वो बीएसपी चुनाव लड़ रही थी। यानी करीब करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में ना कांग्रेस का झंडा था, ना डंडा था, ना कार्यकर्ता था, ना कोई चुनाव लड़ रहा था। तो ये 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने ये बताया कि कांग्रेस कितने उल्टे काम करती है और खुद आत्महत्या करने वाली स्थितियां पैदा करती है। जैसे केजरीवाल को सपोर्ट किया 2013 में, हाँ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और उसी का नतीजा 2013 ही नहीं संजय जी, जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। सब पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ना चाहते थे। भाई बहन ने दिल्ली में केवल एक रोड शो किया। जैसा काम इन्होंने दिल्ली में किया भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, अपने घर को जला लिया और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, वही काम फिर वामपंथी दलों ने और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी ने केवल एक सभा की नक्सलबाड़ी इलाके में, फिर वो गए ही नहीं। पिछली विधानसभा में पश्चिम बंगाल में 44 सीटें थी कांग्रेस की, वामपंथियों की 22 सीटें था उनका, हाँ, और वो शून्य पर आ गई, वामपंथी शून्य पर आ गए। अभी एक सागर दिघी की सीट उपचुनाव जीता था कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद में, वो ममता बनर्जी ने तोड़ लिया। तो कहने का आशय ये है कि कांग्रेस तो खुद ही ऐसे कारनामे करती रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पर अपना कितना बड़ा नुकसान ये करती रही है, ये तो श्रेष्ठ उदाहरण है। तो हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के कुल रवैये से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के संकट में वो घिरे हुए हैं, मतलब कानूनी तौर पर भी आपराधिक केस लग गए हैं, 2 उनके प्रिय मंत्री तिहाड़ की हवा खा चुके हैं। अभी सत्येंद्र जैन को सेहत की ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है, कुछ समय के लिए जाना फिर उनको वहीं है। मनीष सिसोदिया अब निचली अदालत से शुरू हुए थे, हाई कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। और सड़जी का भी कब नंबर आ जाए कह नहीं सकते हैं। अब वो सतपाल मलिक जो इनके शुभचिंतक बने हैं नए नए, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि 2024 के चुनाव से पहले फिक्स कर देंगे मोदी, इनको गिरफ्तार कर देंगे। तो पता नहीं सत्यपाल मलिक तब तक खुद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को इस संकट का बहुत अच्छे से
एहसास और आभास है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे या जो प्रधानमंत्री इस समय है उनको चौथी पास राजा बता करके उनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनको अपमानित करने की कोशिश करेंगे, करते रहिए। लेकिन आपके अपने पल्ले में क्या है? मतलब 2014 में आपकी 4 सीटें थी, वो घट करके 2019 में 1 रह गई, फिर उपचुनाव हुआ तो वो भी चली गई। अभी कहने को लोकसभा में 1 सीट है और आप सपने देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के और कांग्रेस को रिप्लेस करने के। देखिए, कांग्रेस जैसी भी मरी गिरी है, पर कांग्रेस आज भी 4 राज्यों में सरकार है। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, कर्नाटक में बन गई है। जब इनकी 2 राज्यों में सरकारें बन गई तो ये कॉलर खड़े करके कांग्रेस की तरफ टेढ़ी नज़र से देखने लगे थे। एक काम ये कर सकते हैं अगर इन्हें गिरफ्तारी से बचना है, और वो ये है कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में पूरे दमखम से ये चुनाव लड़ें और कांग्रेस को हराने में मदद करें, तो हो सकता है कि तब तक के लिए तो इनको छोड़ दिया जाए। हाँ, क्योंकि इधर जो सूचनाएं आ रही हैं वो तो ना छत्तीसगढ़ से अच्छी आ रही हैं ना मध्य प्रदेश से अच्छी आ रही हैं। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के संशय की स्थिति बन गई है। बिल्कुल है। और जिस तरीके से अभी दिग्गी राजा फिर से सक्रिय हो गए हैं, कमलनाथ ऑलरेडी वहाँ लगे हुए थे, और जिस तरीके से पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक माहौल दिखाई दिया उनके अपने ही इलाके में, और चूंकि लंबे समय से शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हैं तो जनता वैसे ही उब जाती है किसी एक चेहरे को देखते देखते। और मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई थिंकिंग सेंट्रल लेवल पर अभी हो नहीं रही है कि शिवराज चौहान के बजाय किसी और को आजमाया जाए। नरेंद्र तोमर का नाम चल रहा था बीच में, पता नहीं नरेंद्र तोमर जो है कितने उनसे ज़्यादा लोकप्रिय सिद्ध होंगे या नहीं होंगे, या वो मार्क्स लीडर हैं नहीं हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन वो चॉइस भी मैं नहीं मानता कि कोई बहुत अच्छी है शिवराज चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले। पर हाँ, जो आपने कहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही संकट है। राजस्थान में तो कोई दिक्कत इनको होने वाली नहीं है। ये कितना ही अगर थोड़ी बहुत होती भी, हाँ, तो कांग्रेस ने उनका रास्ता आसान कर दिया है ये कह के, ये घोषणा करके कि गहलोत जो है वो सीएम फेस नहीं रहेंगे। जी जी जी। तो अब ये इसका मतलब ये होगा कि ना तो गहलोत के नाम पे लोग वोट देंगे और ना सचिन पायलट के नाम पे देंगे। तो राजस्थान तो इनका पक्का है। तेलंगाना में ये नहीं आ रहे हैं, तेलंगाना वो भी पक्का है, वो भी पक्का है। छत्तीसगढ़ में इनकी जीत को लेकर के कोई दावे नहीं कर रहा है, कोई सर्वे भी ऐसा नहीं आ रहा है। रही सही थोड़ी बहुत उम्मीद मध्य प्रदेश में हो सकती थी, पर वहाँ भी जो सूचनाएं आ रही हैं वो अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक समाचार आया है कि शिवराज सिंह को तो सीएम फेस बनाएंगे और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाएंगे, इस तरह का एक ये समाचार आया है। और जैसा आप कह रहे थे कि जो चंबल क्षेत्र है वहीं पर सबसे दुर्बल स्थिति बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और पिछली बार भी जो एक वो आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था और SC/ST एक्ट के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, वो सबसे अधिक वो सशक्त आंदोलन चंबल क्षेत्र में ही था और वहीं इनको सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। और उस समय की जीत का क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया को गया था। तो अगर अरविंद केजरीवाल इनके लिए असदुद्दीन ओवैसी बन जाएं इन 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल पे कुछ कृपा हो जाए, ऊपर से उनकी जान बच जाए। क्योंकि टॉप लीडरशिप को तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी अंदर करना चाहते होंगे। बिल्कुल, उससे तो उनको राजनीतिक फ़ायदा ही होगा। हाँ, हमने तो ये महाराष्ट्र में भी देखा है, शरद पवार पर तमाम तरह के एलिगेशन हुआ करते थे एक समय में, लेकिन कभी शरद पवार पर हाथ नहीं डाला। एक बार ईडी ने कोई झूठे से ही कोई बात कह दी थी और उसके बाद फिर वो वापस लेना पड़ा था बयान के, नहीं शरद पवार से कोई पूछताछ नहीं होनी है, उनके लिए कोई समन जारी नहीं किया है। तो टॉप लीडरशिप को ये थोड़ा सा स्पेयर करके चलते हैं।
जो अरविंद केजरीवाल का कुल मिलाकर के गेम इस समय दिखाई दे रहा है संजय जी, जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ इस चरित्र को, हालांकि उसको समझने के लिए भी बहुत बड़ी विशेषज्ञता चाहिए, लेकिन ये अब ऐसा लगता है कि खुद को बचाने के लिए सत्येंद्र जैन चाहे 20 साल के लिए अंदर चले जाएं, मनीष सिसोदिया चाहे फांसी पर चढ़ जाएं, 2-4 और अंदर चले जाएं, उनको ये एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, लेकिन खुद की गर्दन बची रहे इसके लिए वो प्रयासरत हैं। इधर तो थोड़ी बयानबाजी भी कम हुई है, पर इस तरह के गैप ये बीच बीच में देते रहे हैं, फिर आक्रामक होते रहे हैं, तो इन पर कोई भरोसा वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिग्नल तो वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और ये भी कहा जा सकता है कि वैसे भी जहाँ तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है तो इनकी कोई प्रासंगिकता है नहीं। हाँ, कुछ खास नहीं। आइए चलते हैं बिहार की ओर। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ऐसा लग रहा है कि यदि महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अभी जिस प्रकार की वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए आप बिहार के बारे में क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे कोई? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो कोई भी भविष्यवाणी कर नहीं सकता, नाम ही उनका पलटू राम है तो वो कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है 2024 के मद्देनज़र, अभी 2025 पर तो हम नहीं जाते, पर 2024 के मद्देनज़र जैसे जीतन राम मांझी को अपने खेमे में लेकर के आना, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आना, चिराग पासवान को लाख प्रेशर थे नीतीश कुमार के, पर मोदी ने उनको एनडीए से अलग नहीं होने दिया। इसी तरीके से आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ लेना। अजय आलोक प्रवक्ता अच्छे हो सकते हैं, ज़मीन पर उनका कुछ नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन तो बनता है किसी के आने का। तो जिस तरीके से इन्होंने ये घेराबंदी की है और जिस तरीके से संजय जी नीतीश कुमार का लगातार डिक्लाइन हो रहा है, मतलब 2009 में जिस जनता दल यू की 115 सीटें थी विधानसभा में, वो फिर घट करके जब ये महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे 71 रह गई थी, और पिछले चुनाव में 47 सीटें रह गई, 43, हाँ 43 रह गई। तो आप ये देखिए कि लगातार ये डिक्लाइन पर हैं, और ये जो हाथ पैर मार रहे हैं ये ठीक उसी अंदाज में मार रहे हैं जैसे आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाथ पैर मारे थे। वो भी एक मुहिम चलाए हुए थे 2019 में, बार बार भाग करके दिल्ली आ रहे थे, हर बार एक नए कलर का शॉल लेकर के आते थे और राहुल गांधी को उड़ाते थे, उनका सम्मान करने का कैमरों पर नाटक करते थे। क्या हुआ उनका? आंध्र प्रदेश की जनता ने उनको ऐसी जगह फेंका है कि कोई मीडिया का कैमरा अब उनकी तरफ दिखाई नहीं देता है, कोई उनकी बाइट भी नहीं चलाता है। वहाँ लोकल आंध्र प्रदेश में चलती हों तो चलती हों, नेशनल लेवल पर कोई उनकी पूछ नहीं है। बल्कि आज हालत ये हो गई है कि वो फिर से एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आते हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। और नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलता रहा है, उनकी तमाम मतलब हरकतों के बावजूद, उनकी तमाम अकड़ के बावजूद, और अकड़ केवल नीतीश ने नहीं दिखाई, उद्धव ठाकरे की आप देख लीजिए, जो इनके अतीत में सहयोगी रहे हैं, अकालियों की देख लीजिए, उनके नखरे सहे हैं इन्होंने के साथ बने रहें, क्योंकि 2.5-3 दशक पुराने साथी हैं। बाला साहब ठाकरे के समय के हैं या जॉर्ज फर्नांडीज के समय के नीतीश कुमार और दूसरे नेता थे जो अटल जी के साथ हुआ करते थे। इसके बावजूद इनकी जो हरकतें रही हैं वो तो अक्षम्य हैं। और जो फीडबैक है वहाँ का, बिहार का, अभिषेक तिवारी मेरे साथ भी जुड़ते रहे, आपके साथ भी जुड़ते रहे, वो तो पटना में ही बैठते हैं और बिहार की पल्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका भी ये कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुशील मोदी वगैरह का छोड़ दीजिए, मोस्टली
नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अब साथ में लिया जाए। अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश के प्रति। क्यों है ये आज तक मेरी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जितना अपमानित इन्होंने किया है, 2013 का वो वाकया ही याद कर ले, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग वहाँ थी और डिनर होस्ट कर रहे थे ये, और नरेंद्र मोदी को लेकर के ही वो डिनर कैंसिल कर दिया इन्होंने। 2010 का है। हाँ, 2010 का है। तो कई बार ऐसे वाकये हुए हैं। 2013 में भी जब ये छोड़ करके भागे थे तो केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना प्रधानमंत्री पद का फेस बना रही है। फिर भी अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि नीतीश के बिना वो बिहार को फतेह नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास की कमी है, या कुछ वो ऐसा जानते हैं बिहार के बारे में, उनको लगता है कि नीतीश ज़रूरी है। पर जो स्थिति है नीतीश की, मुझे लगता है सबसे कमज़ोर स्थिति में है। और लालू यादव और उनके साहबजादे भी कई तरह के प्रेशर में इस समय हैं, जिस वजह से वो कोई खेल नहीं कर पा रहे हैं। वरना तो 3-4 एमएलए की ही ज़रूरत है उनको, 7 एमएलए की ज़रूरत है। हाँ, तो वो कहीं से जुटा करके वो लंगड़ी मार करके इनको बाहर कर सकते थे। वो तो दूसरे नए स्कैंडल में फंस गए। तो वो फंस गए हैं दूसरे मामलों में, इसलिए वो कान दबा करके बैठ गए हैं। तो ये हैं बहुत भाग्यशाली नीतीश कुमार, ये हैं भाग्यशाली कि लालू भी इनको ढोते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, इनके नखरे सहते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लालू के साथ जब ये जाते हैं तो वो लगातार इनको बेइज्जत करते रहते हैं। जी जी जी। जबकि जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करते रहते हैं। अभी एक घटना तो होके ही निपटी है, जब लालू ने 15 दलों के नेताओं के सामने ही कह दिया, लालू राहुल दूल्हा बनने की तैयारी करो, दूल्हा बनने की तैयारी करो। और नीतीश बाबू जो है वो बैठे बैठे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि गुटुर गुटुर ये क्या हो रहा है कि कुछ दूल्हा बनने की तैयारी तो मैं कर रहा हूँ, बना किसी और करे। हाँ, कुछ समय पहले तो पिता पुत्र ये कह रहे थे कि नीतीश जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, अब लालू राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चले हैं। तो ऐसा लगता है बिहार का पूरा जो सिनेरियो है इस समय, हालांकि राजनीति के बारे में कोई सही आकलन करना हमेशा खतरे से भरा हुआ होता है, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर सिचुएशन है और जिस तरह के पत्ते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहाँ खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रह सकता है। तो अब आइए बात कर लेते हैं हम 2024 के चुनावों की। और 2024 के चुनावों में क्या तो मुद्दे रहने वाले हैं, और इसमें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 2014 में और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर चुकी है, उससे बेहतर कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। उसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक भी है, और एक प्रकार से उसमें आप देखें कि महाराष्ट्र भी है, उसमें उत्तर प्रदेश में भी 50% वोट ला चुके हैं 2019 में। इन्होंने स्वीप किया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूरी की पूरी सीटें, उत्तराखंड, बिहार भी इन्होंने जेडीयू के साथ मिलकर स्वीप किया, बंगाल में ये 18 सीटें ले आए। तो अब इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। आकलन आपका सही है, लेकिन महाराष्ट्र में संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र अभी जो प्रकरण होकर के निपटा है, इसके बाद महाराष्ट्र के 4 सीनियर जर्नलिस्ट को मैंने जोड़ा था, उनसे अलग अलग इंटरव्यूज़ किए हैं, और मैं ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र की पल्स को वो लोग जानते हैं। बहुत ओरसेकर भी मेरे चैनल पर आए थे, सुशील कुलकर्णी आए थे, प्रभाकर सूर्यवंशी आए थे, एक आपके अश्विन अघोर हैं वो आए थे, और मैं जो चर्चा कर रहा था उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसके बाद 2024 में क्या होने वाला है। इन चारों का जो जिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ,
और आपके दर्शकों को भी। उनका कहना ये था कि एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए हैं, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक मन से है ही, अठावले जैसी कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं, और जिनको आप नेशनल पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस वहाँ नाम लेने को ही राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि 2019 में भी केवल चंद्रपुर की 1 सीट उसने जीती थी, बाकी सब जगह वो हार गई थी। और चंद्रपुर की सीट भी उसने इसलिए जीती थी कि शिवसेना का एक बागी वहाँ से कांग्रेस के टिकट पर खड़ा हो गया था, तो वो जीत गया। और कांग्रेस की नाम लेने को कि महाराष्ट्र से भी हमारी सीट है वो। तो कांग्रेस का तो कुल मिलाकर के जो परफॉर्मेंस था, आप भी जानते हैं संजय जी, आप तो इतना नज़दीकी से चुनाव को कवर करते हैं, 16 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला था 2019 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, उसी के बल पर तो वो 303 सीटों तक पहुंच गई थी। लेकिन चूंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के लड़े थे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, तो शिवसेना की जितनी औकात नहीं थी, उससे ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। 23 पे लड़ी थी। इस बार जो है ऐसी कोई मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इन चारों जो सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी ये मानना था कि 2024 के अक्टूबर में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, संभवतः भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों को, जो एनसीपी का धड़ा टूट करके आया है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना इनके साथ आई है, दोनों को 100 सीट से ज़्यादा देने वाली नहीं है। 288 में से मिल करके उनकी हिस्सेदारी 50-50 सीटों की हो सकती है। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उनको देने को तैयार नहीं होगी। और लोकसभा चुनाव में भी चूँकि नरेंद्र मोदी चेहरा होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, तो जितने कैंडिडेट, जितने एमपी शिवसेना के टूट करके आए हैं, उनको ये टिकट बहाल कर सकते हैं, यानी उनको कैंडिडेट बना सकते हैं। इसके अलावा शायद ये किसी को ना दें। इसी तरीके से अगर शरद पवार की पार्टी के 4 जीत के आए थे या 5 जीत करके आए थे, 4 जीत के आए थे, उनमें से 2 ही इनके पास आए। 2 ही इनके पास एक तो आए। सुप्रिया सुले है और एक वो अमोद कोले है। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 48 में से आप अगर घटा दें, चलिए हम मान के चलें कि 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, 32 पर लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ बढ़ेंगी। इसी तरीके से शुरू में लग रहा था कि जब ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण की थी और पश्चिम बंगाल में हिंसा हो गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी आलोचना हुई थी कि वो चुप्पी साध करके बैठ गए, इनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बाद में वहाँ पर जो लोगों का मूड बदला है, उससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की सीटें या तो इतनी ही रह सकती हैं या घट सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। पर और कहीं कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने की हो, ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कुछ सूचनाएं ऐसी हैं कि इस बार वैसा ही प्रदर्शन रह सकता है या उससे बेहतर रह सकता है जैसा 2014 में रहा था। क्योंकि पिछली बार तो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद भी ये 62+2 लेकर आए थे। बिल्कुल। तो आइए अब 2 और राज्यों की बात कर लेते हैं। एक तो आपका बहुत जाना समझा राज्य हरियाणा है, पिछली बार 10 आउट ऑफ 10 थी। क्या लगता है आपको, इस बार रिपीट हो सकता है क्या वहाँ पे? रिपीट हो भी सकता है संजय जी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हरियाणा की है या जो वहाँ के राजनीतिक हालात बन गए हैं, उसको अगर हम देखें गहराई से तो जाट वर्सेस अदर्स बन गए हैं वहाँ पर। जिस तरीके से 2014 के बाद से ही जो जाटों की एक तरीके से रिएक्शंस रहे हैं उनके, एक पंजाबी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, हमारा यहाँ होल्ड होता था, और
मज़ेदार बात देखिए, कोई कहता है कि 22% हैं, कोई कहता है 24 हैं, कोई बहुत अतिरिक्तपूर्ण 26 तक चला जाता है। मान लिया हम 26 ही मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं, तो जो 75 बाकी बचे हैं गैर जाट, उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप एक जाट 10 के बराबर। आप अगर देखें तो पहले जाट आरक्षण के नाम पर कई जिलों को आग लगा दी गई, और मार्केट्स में, स्कूलों में, संस्थानों में, यहाँ तक कि वहाँ पर एक मिल्क प्लांट है उसको आग लगा दी गई। मार्केट्स में भी पहचान करके कि ये जाट की नहीं है, गैर जाट की है, उन दुकानों को आग लगाई गई। तो एक तरीके से ऐसा एक माहौल बन गया पूरे हरियाणा में कि जो गैर जाट हैं वो यूनाइट हो गए, और शायद उसी का नतीजा था कि 2014 में 7 सीटें, 2 सीटें INLD की और 1 रोहतक की दीपेंद्र हुड्डा जीत गए थे। लेकिन 2019 में तो और बुरा हाल हुआ, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी, और 2 सीटें करनाल और फरीदाबाद 6-6 लाख वोटों के अंतर से जीती। 5 सीटें या 4 सीटें 3-3 लाख के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो गैप इतना बड़ा है, उसको कितना कम करेंगे 2024 में? और अभी तक भी जो सिचुएशन है वो कोई उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस में अंदरूनी इन्होंने फिर उत्पात किए हैं, ये किसान आंदोलन को लेके उत्पात किया, फिर अभी ये इन्होंने नाटक किए खूब, ये आपके पहलवानों को लेके। हाँ, मैं उसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उनके एटीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है। सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में कोई कसर बाकी छोड़ नहीं रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे याद आ गया। प्रकाश सिंह बादल जो है वो मुख्यमंत्री बने, और उनके इलाके के लोग इकट्ठा होकर के उनके चीफ मिनिस्टर के आवास पर पहुंच गए, और वहां जाकर के उनसे कहने लगे कि जी हुण दस्यो कित्थे मोर्चा लगाना है। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या मोर्चा, सरकार बन गई है, अब तो सरकार तुम्हारी बन गई है। तो पंजाब के जट हों या हरियाणा के जट हों, इनको मोर्चा लगाने में बड़ा मजा आता है। हर तरह की मतलब सुविधा और सम्मान मोदी सरकार ने इनको दिया है। मैं तो कई बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि अब से पहले किस प्राइम मिनिस्टर ने किसानों को 6,000 रुपया उसके खाते में डाला साल में? ये कम से कम प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर आपको 6,000 रुपया दे रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़े इसके लिए 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, उसमें भी रायता भी फैलाया गया, झूठ बोला गया कि साहब आपकी ज़मीनें छीन जाएंगी, अंबानी और अडानी आकर के कब्जा कर लेंगे। मतलब वाहियात बातें। मैं खुद गांव से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। हमारे खेत का एक कोना कोई दबा करके आके दिखा दे, मतलब किसान को मर्डर हो जाते हैं, अपनी संतान मेड़ के ऊपर मर्डर हो जाते हैं। अपनी संतान से भी ज़्यादा प्यारी कृषि भूमि होती है। बटाई पर तो पहले से हम देते रहे हैं, बहुत सारे किसान देते रहे हैं, पर झूठ बोला गया, भड़काया गया, और एक मुझे लगता है कि बहाना तलाशा जाता है मोर्चाबंदी करने का, मोदी सरकार को बदनाम करने का। और उसमें वेस्ट यूपी, ये राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इनके कुछ रिश्तेदार, और हरियाणा में कुछ चौधरी जो बहुत बड़ी बड़ी मूछें लेकर के जो है सड़कों पर आकर के बैठ जाते हैं और मोर्चाबंदी शुरू कर देते हैं, उनको और कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो पूरा एक माहौल है और पहलवानों वाला, लेकिन वोट तो इनमें से किसी को नहीं मिलते। ना तो राकेश टिकैत की हिम्मत हुई चुनाव लड़ने की, इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतनी बड़ी सफलता के बाद। 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था खतौली से, जमानत जब्त। उसके बाद लोकदल ने अमरोहा से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया, जमानत जब्त। नहीं, दोनों बार 10-10 हज़ार वोट आए थे। हाँ यानी लोकसभा में भी 10 ही हज़ार आए। तो मतदाताओं ने कहा कि इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है।
और वैसे जो है बक्कल उतार देंगे। और 2022 में हिम्मत नहीं पड़ी खड़े होने की, न किसी ने इनको टिकट दिया, ना ये अपने आप इंडिपेंडेंट खड़े ये हो पाए। चढ़ूनी एंड कंपनी और इनके लोग पंजाब में चुनाव जाके लड़े थे, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। इन्होंने एक मोर्चा बनाया था 22 दलों का, 22 संगठनों का, और सबकी जमानतें जब्त हुई, एक नहीं जीत करके आया। तो आप आंदोलन चलाएं, आप इस तरह की चीज़ें करें, समझ में आता है, कर लीजिए, लेकिन राजनीतिक रूप से आपकी स्वीकार्यता कोई नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा में जो सिचुएशन बनी हुई है वो सेम सिचुएशन है जो 2019 में थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से हारे थे 1,64,000 वोटों से, इनके बेटे रोहतक से हारे थे 7,000 वोटों से, और वो भी केवल एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से। हाँ, वो उसका क्या नाम था उसका, उसमें 72 या कोसली सीट हाँ, थी, उसमें 72-75 हजार वोट से अकेली एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछड़ गए थे। जी हाँ, जी हाँ, और वो गैर जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ हाँ, यादव वहाँ से लेडी थी, वो MLA थी कांग्रेस की, तो वहाँ से ये मतलब हारे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब आप रोहतक नहीं जीत पा रहे हो, सोनीपत नहीं जीत पा रहे हो, जो मतलब सो कॉल्ड गढ़ माना जाता है जाटों का, वहाँ से नहीं जीत पा रहे हो। अच्छा, हिसार चौधरी बीरेंद्र सिंह का लड़का इसलिए जीत गया कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर था, पूर्व IAS है, वहाँ से VRS लिया और चुनाव लड़ा। तो ये सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी तरह की कोई तब्दीली है। एक आध सीट अगर रोहतक की दीपेंद्र फिर से निकाल सकता है, वरना तो बाकी जो 9 सीटें हैं वो तो कहीं नहीं गई। और अब आते हैं कर्नाटका पे। वहाँ पे लोगों को लग रहा है कि कर्नाटका में चूँकि जीत गई है कांग्रेस और अच्छी जीत हासिल की है उसने, तो वहाँ पर पिछली बार सैचुरेशन पॉइंट था, 28 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो वहाँ पे भी अंतर पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। मुझे लगता नहीं संजय जी, क्योंकि कर्नाटक के मतदाताओं का जो रुख हम देख रहे हैं पिछले करीब 15 साल से, तो उनका जो सोचने का तरीका है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उनकी थिंकिंग हमें दिखाई पड़ती है। पिछली बार भी 28 में से आप खुद ही बता रहे हैं कि 25 सीटें जीती थी, देवगौड़ा के परिवार से भी लोग हार गए थे। इस बार देवगौड़ा भी हारे थे, उनका एक पोता भी हारा था, एक पोता जीत गया था शायद। तो और इस बार ठीक है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, और बल्कि 25 तो क्या 26 ही कहा जाएगा, क्योंकि एक जो मांड्या की सीट थी, वो जो आपके लेडी जीती थी, क्या नाम है उसका, सुमलता, वो भी सपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी बुरी हार की अपेक्षा की जा रही थी, उतनी बुरी वोट ऑफ परसेंटेज को देखें तो नहीं है। हार होती है, और कांग्रेस ने एक अच्छी जीत भी दर्ज की है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो वोटरों का एक अलग मूड हमें देखने को मिलेगा। दूसरे एक और डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है, JDS जो है वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी और JDS में दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कोई गठबंधन बन जाता है, तो मुझे लगता है कि उसका भी फर्क पड़ने वाला है। तो कर्नाटक भी अगर 25 नहीं तो कम से कम 22-23 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी वहाँ से निकाल लेगी। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ऊपर मत प्रतिशत अर्जित कर लिया था। जी जी। तो कितना कम हो जाएगा, जबकि आपने देखा है कि उसने जो उसका मत प्रतिशत था विधानसभा में वो लगभग इंटैक्ट रखा, बिल्कुल मामूली सा उसमें कोई अंतर आया, 0.3 या 0.4% का। तो पिछली बार तो 50% बल्कि 52% उन्होंने मत प्रतिशत अर्जित किया था। तो इसलिए वहाँ भी ठीक ही रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से बैटिंग तो शुरू कर दी है मोदी जी ने, UCC की पिच बना दी है, राम मंदिर का मामला
जनवरी में वहाँ का उद्घाटन होना ही है। लेकिन जो एक कोर हिंदू मतदाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल खाँटी जो हिंदू मतदाता है, और जो इनका मत प्रतिशत था उसमें लगता है मुझे निश्चित रूप से 4-5% तो इन लोगों की हिस्सेदारी होगी, जो 37-38% लगभग जो वोट आए थे उसमें से। तो उसमें कुछ असंतोष दिखाई पड़ता है कि जो पक्के जो हिंदूवाद के जो कुछ मुद्दे थे वो एड्रेस नहीं हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि मोदी जी की अब पिच क्या रहेगी? ये जो थोड़े बहुत असंतोष के स्वर उठ रहे हैं उनको कैसे साधेंगे ये? संजय जी, मुझे लगता है कि असंतोष हो सकता है कुछ लोगों में कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन उनके पास विकल्प क्या है? मोदी के अलावा या भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। तो उनमें से कुछ प्रतिशत हो सकता है कि घर बैठे रहें नाराज होकर के, हो सकता है कुछ लोग नोटा का बटन दबा दें, जो बहुत ही नाराज होंगे। पर अल्टीमेटली जो देश का सिनेरियो है, जिस तरह की विपक्षी दलों की कुल मिलाकर के नीति रही है, या विपक्षी दलों में से कुछ के जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, और कुछ तो जेल भी गए हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जब आप तुलनात्मक एक वो करते हैं कि साहब ये कितने ठीक हैं, ये कितने ठीक हैं, उसमें तो पलड़ा बहुत ऊपर और नीचे दिखाई देता है। और नरेंद्र मोदी से हो सकता है कि कुछ मुद्दों को लेकर के कुछ लोगों की नाराज़गी हो, लेकिन आप ज़रा ये देखिए, बस एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, बाकी का नहीं। अभी नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हुआ था, वो पूरा समारोह आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी मूल संस्कृति है, क्या वो उसको प्रतिबिंबित करने वाला या उसको प्रोत्साहित करने वाला या उसको पुनर्स्थापित करने वाला नहीं था? ठीक है, अलग अलग धर्मों के कुछ लोग बैठाए गए थे, वो तो एक खाना पूर्ति के लिए बैठा हाँ, है। एक प्रतीकात्मक कि कोई इस तरह की आलोचना ना कर दे कि भाई ये तो पूरा जो है हिंदुत्व में रंगा हुआ प्रोग्राम था। और जिस तरह की वहाँ कलाकृतियाँ और दूसरी पेंटिंग वगैरह पार्लियामेंट के भीतर बनाई गई हैं, क्या वो ये शो नहीं करती हैं कि ये प्रधानमंत्री जो है वैचारिक तौर पर और जो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है उसकी पुनर्स्थापना के लिए जी जान से लगे हुए हैं, जहाँ इनको अवसर मिलता है वहाँ काम करते हैं। अब जिसका आपने जिक्र किया कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं भी होगा तो उसको दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, बाकी के काम होते रहेंगे। उद्घाटन तो हो जाएगा, आस पड़ोस के हैं। इसके अलावा दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। केदारपुरी का एक तरीके से रूपांतरण ही हो गया है। वहाँ जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर दी, आने जाने वालों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर दी हैं। आप अगर जाएं तो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप उज्जैन जाएं तो महाकाल परिसर पूरा कॉरिडोर जो बना हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि वो जिस तरह की हमारे देश की परिस्थितियां हैं उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो अफर्ट तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और जो बात मैंने शुरू में कही थी कि नरेंद्र मोदी नहीं तो और कौन, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं योगी जी को आगे लेकर के आइए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि योगी जी बेशक अगर आप देखें तो उन्होंने एक अपना एक स्थान बना लिया है और अपार संभावनाएं उनकी लीडरशिप में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टरशिप का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी एक कार्यकाल और नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस ट्रैक पर इस समय
देश आया है उस ट्रैक पर थोड़ा सा आगे तेज गति से बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि जब नरेंद्र मोदी अपना रिटायरमेंट लें, वो 2026 में लें या 2029 में लें, तब योगी आदित्यनाथ को आगे किया जा सकता है। जी, कुछ असंतोष के स्वर सुनाई पड़ते हैं, विशेषकर जो लीगल केसेस को लेके हैं या जैसे वक्फ एक्ट को लेके लोगों में बड़ा रोष है, जैसे लोगों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके बड़ा रोष है। उसको ये है कि सरकार क्लियर कट स्टैंड क्यों नहीं लेती। माइनॉरिटीज़ का जो इशू आया था उस पर सरकार ने एफिडेविट दे के फिर विड्रॉ कर लिया, जबकि कोर्ट का साफ रुख दिखाई पड़ रहा है कि भाई वो माइनॉरिटीज़ को स्टेट वाइज करना चाहता है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उस पर जो थोड़ा सा जो ये क्लियर कट स्टैंड नहीं लेते हैं उसको लेके लोगों में असंतोष होता है। आपको लगता है कि या यूसीसी से इसको ये टैकल कर पाएंगे? देखिए यूसीसी, क्योंकि सीएए के अभी भी जो रूल्स हैं वो नोटिफाई होने हैं, क्योंकि बकौल अमित शाह जी के अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है। देखिए यूसीसी तो 2024 के चुनाव से पहले क्यों लाया गया है, ये हर थोड़ा भी जो तर्क बुद्धि है उसकी समझ में आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से 3 संकल्प लेती आई है अपने हर अधिवेशन में, अपने हर चुनाव में। एक, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे जन्म स्थान पर। दूसरा, 370 हटाएंगे जम्मू कश्मीर से। और तीसरा, समान नागरिक संहिता लेकर के आएंगे। तो लोग अब ये पूछेंगे ना कि भाई आपका तीसरा वादा क्या हुआ। चलिए, राम मंदिर तो बन गया, कोर्ट के फैसले से बन गया, उसमें श्रेय आपने भी ले लिया, ये ठीक है। 370 ये आपका संकल्प था, आपने साहस दिखाया, वहाँ फोर्स लगाई, जो अलगाववादी थे उनको उठा करके अंदर किया और जो पाकिस्तान परस्त थे उनको नियंत्रित कर लिया और वहाँ पर अब शांति स्थापित हो गई। ये भी काम आपका हो गया। लेकिन यूसीसी का क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि ये यूसीसी को पेश करेंगे इस सत्र में, बहुत संभव है 5 अगस्त को ही करें, लेकिन फिर स्टैंडिंग कमेटी को दे देंगे ये। और ये बीच का रास्ता अभी निकालेंगे ताकि जो विपक्ष की और बहुत सारे एक वर्ग की मांग है कि साहब इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए, तो ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में व्यापक बहस हो जाएगी, वहाँ सारे दलों का प्रतिनिधित्व होता है, अपनी अपनी बात वहाँ रखिए। और उसके बाद बहुत संभव है 2024 से पहले यूसीसी को ये पारित भी कर लें, कानून भी बना दें। लेकिन वही जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि सीएए जो है वो कब इन्होंने पारित किया था और अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए। मेरा जो आकलन है संजय जी, मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ कारस्तानियाँ होती हैं, जिस तरह शालीमार बाग, शाहीन बाग बैठ जाता है, सुर्खियाँ बटोरने लगते हैं ये लोग, और मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा इनको हाईलाइट करने लगता है, जिस तरह 13 महीने तक सड़कें घेर करके ये बैठ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता है, जिस तरीके से विदेशी मीडिया में भी भारत सरकार को, भारत को, मोदी सरकार को बदनाम किया जाने लगता है। हालांकि ये तो अंतहीन है, जब भी आप करेंगे तभी जो आपका वाशिंगटन पोस्ट है, गार्जियन है, ये अल जजीरा है, बीबीसी है। मैं इसमें ये मानता हूँ कि अब चुनाव के समय पर यदि दोबारा कोई शाहीन बाग जैसी या इस तरह की कारस्तानी होती है तो उस पर यदि कड़ी कार्रवाई ये करेंगे तो इनकी लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। आपने देखा कि योगी की लोकप्रियता कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सख्त कार्रवाई करते हैं। कोई ऐसी जिसको कहें कि कोई अत्याचार नहीं करते, जो विधि सम्मत कार्रवाई है और वो सख्त से सख्त वो करते हैं विधि सम्मत कार्रवाई, और उससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जाती है। तो दिल्ली में भी मेरे विचार से अमित शाह जी को भी यदि प्रधानमंत्री के रिंग में अपनी हैट डालनी है और उसके लिए कंपटीशन में रहना है तो ये तो उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो वो कहीं ठहरेंगे ही नहीं कंपटीशन में योगी के मुकाबले, जब भी कभी उत्तराधिकार का प्रश्न आएगा।
एक अंतर है, योगी जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मोदी जी को विदेशों में भी जाना पड़ता है, जो बाइडन के साथ भी फ़ोटो खिंचवाने पड़ते हैं, वहाँ भी प्रेस को संबोधित करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों की एक कमजोरी रही है कि इंटरनेशनली वो करेक्ट साबित होना चाहते हैं। वैसे अब तो डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद से तो वो तो बिल्कुल पूरा हेड ऑन ले रहे हैं, जी जी, लेकिन ये जब घर में चुनाव जीतने की बात आती है तो इंटरनेशनल की कोई परवाह नहीं करता। सही कह रहे हैं। तो अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि इस चर्चा का निष्कर्ष ऐसा ही निकलता प्रतीत हो रहा है कि 2024 में शायद फिर मोदी एक बार यही होता लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के तमाम प्रयत्नों के बाद भी वो मोदी को किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में आरोपित कर नहीं पा रहे हैं और स्वयं ही फंसते चले जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद संजय जी, मुझे याद करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।